गांधी जी की अफ्रीका यात्रा। 1 वर्ष के कानून के असफल अभ्यास के बाद गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के व्यापारी दादा अब्दुल्ला का कानूनी सलाहकार बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 1883 में गांधी जी ने अफ्रीका, डरबन के लिए प्रस्थान किया। इस यात्रा और वहां के अनुभवों ने गांधी जी के जीवन को एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। इस यात्रा के दौरान गांधी जी को भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव को देखा। ऐसी कुछ घटनाएं उनके साथ घटित हुई जिससे उन्हें भारतीयों और अश्वेतों के साथ हो रहे अत्याचारों का अनुभव हुआ। जैसे 31 मई 1883 को प्रिटोरिया जाने के दौरान प्रथम श्रेणी की टिकट के बावजूद उन्हें एक श्वेत अधिकारी ने गाड़ी से धक्का दे दिया और उन्होंने ठिठुरते हुए रात बिताई क्योंकि वे किसी से पुनः अपमानित होने के डर से कुछ पूछ नहीं सकते थे। एक अन्य घटना में एक घोड़ा चालक ने उन्हें पीटा क्योंकि उन्होंने एक श्वेत अंग्रेज को सीट देकर पायदान पर बैठकर यात्रा करने से इनकार कर दिया था। यूरोपियों के लिए सुरक्षित होटलों पर जाने से रोक आदि कुछ ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने गांधी जी के जीवन का रुख ही बदल दिया। नटाल, अफ्रीका में भारतीय व्यापारियों और श्रमिकों के लिए यह अपमान आम बात थी और गांधी जी के लिए एक नया अनुभव। यहीं से गांधी जी के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। गांधी जी ने सोचा कि यहाँ से भारत वापस लौटना कायरता होगी। वहीं रहकर इस अन्याय का विरोध करने का निश्चय किया। इस संकल्प के बाद वे अगले 20 वर्षों 1893 से 1894 तक दक्षिण अफ्रीका में ही रहे और भारतीयों के अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष किया। दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष का प्रथम चरण 1884 से 1904। संघर्ष के इस प्रथम चरण के दौरान गांधी जी की राजनैतिक गतिविधियां नरम रही। इस दौरान उन्होंने केवल सरकार को अपनी समस्याओं और कार्यों से संबंधित याचिकाएं भेजते थे। भारतीयों को एक सूत्र में बांधने के लिए 22 अगस्त 1894 में नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया। इंडियन ओपिनियन नामक अखबार के प्रकाशन की प्रक्रिया शुरू की। इस संघर्ष को व्यापारियों और वकीलों के आंदोलन के नाम से जाना जाता है। संघर्ष का दूसरा चरण। अफ्रीका में संघर्ष के दूसरे चरण की शुरुआत 1906 में हुई। इस समय उपनिवेशों की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन हो चुका था, तो गांधी जी ने नए स्तर से आंदोलन को प्रारंभ किया। यहीं से मूल गांधीवादी प्रणाली की शुरुआत मानी जाती है। 30 मई 1910 में जोहान्सबर्ग में टालस्टॉय और फिनिक्स सेंटमेंट की स्थापना। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अहिंसा और सत्याग्रह का प्रशिक्षण। महात्मा गांधी का भारत आगमन। 1915 में 46 वर्ष की उम्र में गांधी जी भारत लौट आए और भारत की स्थिति का सूक्ष्म अध्ययन किया। गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के राजनीतिक गुरु, की सलाह पर गांधी जी ने 1 वर्ष शांतिपूर्ण बिना किसी आंदोलन के व्यतीत किया। इस समय में उन्होंने भारत की वास्तविक स्थिति से रूबरू होने के लिए पूरे भारत का भ्रमण किया। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। फरवरी 1916 में गांधी जी ने पहली बार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मंच पर भाषण दिया, जिसकी चर्चा पूरे भारत में हुई। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका। चंपारण और खेड़ा आंदोलन 1917 से 1918। साल 1917 में बिहार के चंपारण जिले में रहने वाले किसानों के हक के लिए गांधी जी ने आंदोलन किया। यह गांधी जी का भारत में प्रथम सक्रिय आंदोलन था, जिसने गांधी जी को पहली राजनैतिक सफलता दिलाई। इस आंदोलन में उन्होंने अहिंसात्मक सत्याग्रह को अपना हथियार बनाया और इस प्रयोग में प्रत्याशित सफलता भी अर्जित की। 19वीं शताब्दी के अंत में गुजरात के खेड़ा जिले के किसान अकाल पड़ने के कारण असहाय हो गए और उस समय उपभोग की वस्तुओं के भी दाम बहुत बढ़ गए थे। ऐसे में किसान करों का भुगतान करने में बिल्कुल असमर्थ थे। इस मामले को गांधी जी ने अपने हाथ में लिया और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों के साथ पूरी जांच पड़ताल के बाद अंग्रेज सरकार से बात की और कहा कि जो किसान लगान देने की स्थिति में है, वे स्वतः ही दे देंगे बशर्ते सरकार गरीब किसानों का लगान माफ कर दे। ब्रिटिश सरकार ने यह प्रस्ताव मान लिया और गरीब किसानों का लगान माफ कर दिया। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के हक के लिए भूख हड़ताल। 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिक कीमत बढ़ने के बाद भी 1917 से दिए जाने वाले बोनस को कम बंद करना चाहते थे। मजदूरों ने मांग की बोनस के स्थान पर मजदूरी में 35% की वृद्धि की जाए, जबकि मिल मालिक 20% से अधिक वृद्धि करना नहीं चाहते थे।
गांधी जी ने इस मामले को सौंपने की मांग की, किंतु मिल मालिकों ने वादा खिलाफी करते हुए 20% वृद्धि की, जिसके खिलाफ गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की। यह इस हड़ताल की सबसे खास बात थी। भूख हड़ताल के कारण मिल मालिकों को मजदूरों की मांग माननी पड़ी। इन आंदोलनों ने गांधी जी को जनप्रिय नेता तथा भारतीय राजनीति के प्रमुख स्तंभ के रूप में स्थापित कर दिया। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तुर्की के खलीफा के पद की दोबारा स्थापना करने के लिए देश भर में मुसलमानों द्वारा चलाया गया आंदोलन था। यह एक राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था जो अंग्रेजों पर दबाव डालने के लिए चलाया गया था। गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन किया। इस आंदोलन का समर्थन करने का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता आंदोलन में मुस्लिमों का सहयोग प्राप्त करना था। असहयोग आंदोलन 1919 से 1920, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान प्रेस पर लगे प्रतिबंधों और बिना जांच के गिरफ्तारी व आदेश को सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली समिति ने इन कड़े नियमों को जारी रखा, जिसे रोलेट एक्ट के नाम से जाना गया, जिसका पूरे भारत में व्यापक स्तर पर विरोध हुआ। उस विरोधी आंदोलन को असहयोग आंदोलन का नाम दिया गया। असहयोग आंदोलन के जन्म का मुख्य कारण रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 था। गांधी जी अध्यक्षता में 30 मार्च 1919 और 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया। चारों तरफ देखते ही देखते सभी सरकारी कार्य ठप हो गए। अंग्रेज अधिकारी इस असहयोग के हथियार के आगे बेबस हो गए। 1920 में गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने और इस आंदोलन में भाग लेने के लिए भारतीय जनमानस को प्रेरित किया। गांधी जी की प्रेरणा से प्रेरित होकर प्रत्येक भारतीय ने इसमें बढ़-चढ़ कर भाग लिया। इस आंदोलन को और अधिक प्रभावी करने के लिए और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूती देने के उद्देश्य से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन से जोड़ दिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 1921 में 396 हड़तालें आयोजित की गई, जिसमें 6 लाख श्रमिकों ने भाग लिया था और इस दौरान लगभग 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ था। विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जाना बंद कर दिया, वकीलों ने वकालत करने से मना कर दिया और श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चला गया। इस प्रकार प्रत्येक भारतीय नागरिक ने अपने अपने ढंग से गांधी जी के इस आंदोलन को सफल बनाने में सहयोग किया। 1857 की क्रांति के बाद यह सबसे बड़ा आंदोलन था जिसने भारत में ब्रिटिश शासन के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया था।